माननीय सभापति महोदय, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें शिक्षा विभाग से संबंधित बातों को सदन में रखने का मौका दिया। हम माननीय मुख्यमंत्री के प्रति भी अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं जिन्होंने हमें शिक्षा विभाग की दोबारा जिम्मेदारी दी है। महोदय, नवंबर 2005 से जब सूबे की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री जी को शासन की बागडोर संभालने की जिम्मेदारी दी, तो सबसे पहले उन्होंने कानून का राज, सुशासन एवं न्याय के साथ विकास की मजबूत आधारशिला रखी। माननीय मुख्यमंत्री जी का मानना है कि अच्छी शिक्षा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि शिक्षा एक सशक्त माध्यम है जिसके कारण हम आर्थिक, सामाजिक और बौद्धिक विकास कर सकते हैं। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री की जो भी कल्याणकारी योजनाएं रहीं, दूरदर्शी योजनाएं रहीं, इन योजनाओं ने सुनिश्चित किया कि शिक्षा की लौ सूबे के, अपने सूबे के, बिहार के हर गांव में, हर कस्बे में वहां तक पहुंच सके जहां खास करके वंचित समाज के लोग रहते थे, गरीब गुरबा रहते थे, जो अभी तक शिक्षा से अछूते थे, शिक्षा की लौ वहां तक नहीं पहुंच सकी थे, वे महरूम थे। और आज तो शिक्षा विभाग ने और शिक्षा की जो कार्रवाइयाँ हुई हैं शिक्षा जगत में, उससे हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, प्रगति की है। और यहाँ टेक्नोलॉजी युक्त शिक्षा भी हम लोग देना शुरू किए हैं। साथ ही साथ स्टार्टअप का, रिसर्च पर, इन सबों पर भी ध्यान है ताकि हमारे जो बच्चे पढ़ें उन्हें नौकरियाँ मिले, उन्हें रोज़गार मिले। इन सभी बातों पर हम लोगों ने ध्यान दिया है। हमारा एक स्वर्णिम इतिहास रहा महोदय, और नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जैसे संस्थान यहाँ रहे हैं जहाँ बाहर से लोग आते थे पढ़ने। हमारी मिथिलांचल जो वैदिक ज्ञान का एक स्तंभ रहा भी है, तो हम भी चाहते हैं कि किस तरह से शिक्षा में हम ऊंचाइयाँ पहुँचें। ये तो तय है महोदय कि आने वाला कल तो आएगा ही, ये तो बिल्कुल तय है, लेकिन आने वाला कल का स्वरूप क्या होगा इस पर निर्भर करेगा कि हमारी तैयारियां क्या है, हमारी सोच क्या है, हमारी दूरदर्शिता क्या है। इसी वजह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7 निश्चय 1, 7 निश्चय 2 और अब 7 निश्चय 3 की बारी आ गई है। और किस तरह से हमारे बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो, उन्हें बेहतर शिक्षा दी जाए, इस पर ध्यान दिया गया है। अगर हम शिक्षा से संबंधित 7 निश्चय 3 में उनके बातों को देखते हैं तो खास करके हम देखेंगे कि किस तरह से हर एक ब्लॉक में एक डिग्री कॉलेज की स्थापना हो, मॉडल स्कूल की स्थापना हो, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस है, सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस कैसे बने, एक उच्च शिक्षा विभाग अलग किया गया, अलग से बनाया गया है, और साथ ही साथ एजुकेशन सिटी का भी प्रावधान है। तो इन बातों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। पूर्व की स्थिति क्या थी ये किसी से छुपा नहीं है। हमारे सभी साथियों ने सदन में अपने अपने राय रखे, हम उसका स्वागत भी करते हैं और जो सकारात्मक बातें हैं उसको हम ज़रूर ग्रहण करेंगे। लेकिन 2005 की स्थिति पर गौर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 2005 के पहले जो सरकारें थी, जो स्कूल की स्थिति थी क्या थी, स्कूलों में स्कूल की कमी थी, शिक्षकों की कमी थी, आधारभूत संरचना की कमी थी, किताबों की कमी थी। कुल मिलाकर के शैक्षणिक माहौल कहीं से भी अच्छा नहीं कहा जा सकता है। और जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बागडोर संभाली तब से शिक्षा में सुधार आया। अच्छी शिक्षा देने के लिए ये ज़रूरी है कि उचित निधि का प्रबंध किया जाए। 2005 में हम बताना चाहेंगे कि शिक्षा में करीब 4400 करोड़ का, 4400 करोड़ का बजट था, और आज हमारा बजट 26-27 का अगर शिक्षा का और उच्च शिक्षा का देखा जाए तो करीब 70,000 करोड़ का है। और ये हमारे जो वार्षिक बजट का करीब 20% है, जो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है, ये मैं बताना चाहूँगा। साथ ही साथ स्कूलों के कमी को देखते हुए शिक्षा का विस्तार किया गया।
हर 1 किलोमीटर पर प्रारंभिक स्कूल खोले गए, मिडिल स्कूल खोले गए 3-3 किलोमीटर पर, +2 के स्कूल खोले गए हर एक पंचायत में। और ये देखा गया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखा कि कम बच्चे स्कूल में आते हैं, खास करके गरीब गुरबा, दलित, महादलित, अक़लियत के बच्चे कम आते हैं। इसी ख्याल से जो इन्होंने व्यवस्था की, तालीमी मरकज़ की, टोला सेवक की, जिनकी संख्या आज 26,000 से ज़्यादा है, इन लोगों ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वैसे बच्चों को स्कूल में लाने के लिए। और ये तालीमी मरकज़ और जो टोला सेवक की व्यवस्था है पूरे हिंदुस्तान में और कहीं नहीं है, इसका कोई दूसरा नज़ीर दूसरे जगह नहीं है महोदय, ये हम सदन को बताना चाहते हैं। साथ ही साथ शिक्षकों की कमी को देखते हुए हम लोगों ने व्यापक रूप से नियुक्तियां की। कौन भूल सकता है 2 नवंबर 2023 की तारीख को, जब गांधी मैदान और अन्य जिलों में मिला करके 1,20,000 से ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्तियां माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से हुई, अन्य लोगों के, जो पूरे हिंदुस्तान में उसका कोई उस तरह की मिसाल नहीं है। और आज अगर हम TRE 1, TRE 2, TRE 3 और जो हमारे के शिक्षक जो नियुक्त हुए और साथ ही साथ जिस तरीके से प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापक नियुक्त हुए, तो सरकारी शिक्षकों की BPSC के थ्रू करीब 2,60,000 शिक्षक, प्रधान अध्यापक, प्रधान शिक्षक हो चुके हैं। और अब तो हम लोगों ने अधियाचना TRE 4 की भी भेज दी है, जिसमें 45,000 से ज़्यादा शिक्षकों की हम लोगों ने मांग की है, जो जिनकी भर्ती होगी। हम सदन को महोदय ये भी बताना चाहेंगे कि दिव्यांग बच्चों के लिए अलग से हम लोगों ने, किसी ने कभी जिक्र नहीं किया, लेकिन हमने देखा कि कई स्कूलों में दिव्यांग बच्चों की बहुत दिक्कतें हैं पढ़ाई में, तो 7,000 से ज़्यादा विशेष शिक्षकों की अधियाचना हमने शिक्षा विभाग ने भेजा है BPSC को दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए। उसी तरह अनुकंपा पर हम लोगों ने करीब 5,500 नियुक्तियाँ की हैं, ताकि उनका भी भरण पोषण उनके परिवारों का चलता रहे। इस तरीके से हम लोगों ने लगातार वृद्धि की है शिक्षकों की, और एक बहुत ही सहानुभूति पूर्वक हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, जो हमारे विभिन्न निकायों से, जो पंचायती राज व्यवस्था से हमारे शिक्षक आए थे, उन्हें भी एक मामूली परीक्षा दे करके सरकारी शिक्षक बनाया। उनकी भी संख्या 2.5 लाख से ज़्यादा है। इस तरीके से हम लोगों ने 5,87,000 से ज़्यादा आज के दिन में शिक्षक हो चुके हैं। और मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ 5,87,000 का, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हमारे विपक्ष के साथी कह रहे थे कि शिक्षकों की बहुत कमी है। 2005 में 1.5 लाख से ज़्यादा शिक्षक नहीं थे, और आज 5,87,000 से ज़्यादा शिक्षक हैं। तो ये फ़र्क है सुशासन में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाया। उसके साथ ही साथ हम लोगों ने किस तरह से अनुश्रवण की व्यवस्था, सुपरविजन जिसे कहते हैं, और बेहतर हो सके, 935 असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर का भी पोस्ट हम लोगों ने क्रिएट किया है, ताकि वो हर करीब 10-12 पंचायत पर ऐसे पदाधिकारी रह सके, ताकि शिक्षा के गुणवत्ता पर ध्यान रखा जाए। सभी की चिंता थी कि शिक्षकों के बारे में सहानुभूतिपूर्वक रवैया अपनाया जाए। तो हम ज़रूर कहना चाहेंगे, सदन को आश्वस्त करना चाहेंगे, चाहे स्थानांतरण हो, चाहे उनकी वेतन विसंगतियाँ हों, और भी उनकी जो भी उचित मांगे हैं उस पर हम गौर कर रहे हैं। लेकिन इतना ज़रूर है, पूरे भरोसे के साथ कह सकते हैं हम कि शिक्षकों की नियुक्ति में या स्थानांतरण में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है। इतने लार्ज स्केल पर आप रिक्रूटमेंट करते हैं और ट्रांसफ़र करते हैं, और तब भी किसी तरह की शिकायत या कोई भ्रष्टाचार के मामले नहीं आते हैं, ये एक सरकार के लिए कम बड़ी उपलब्धि नहीं है। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री ने जो योजनाएं शुरू की, जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया, छात्रवृत्ति योजना, क्योंकि बहुत से हमारे बच्चे गरीब परिवार से आते थे, उनको आर्थिक मजबूती देनी ज़रूरी थी। हम सदन को बताना चाहेंगे कि कक्षा 1 से कक्षा 12 तक जो भी अब तक लिए छात्रवृत्ति उन्हें मिलती रही है, उसको सरकार ने दुगना कर दिया। वो छात्रवृत्ति दुगना हो गए हैं, और क्लास 1 से लेकर 12 तक कुल इस बार
वर्ष 25-26 में 7,62,917 छात्राओं को डीबीटी के माध्यम से फ़ायदा हुआ है। उसी तरह इंटरमीडिएट प्रोत्साहन योजना में करीब 4,67,253 छात्र छात्राओं को फ़ायदा हुआ है। यह देखा गया कि कई गांवों में बच्चे बच्चियां, खास करके लड़कियां स्कूल नहीं आती हैं, इसलिए कि उन्हें पोशाकों की कमी है। इसलिए पोशाक योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू की, और पोशाक योजना के साथ साथ जब साइकिल योजना शुरू की गई तो पूरे गांव का, शहर का परिदृश्य बदल गया। हम सभी सहमत होंगे कि झुंड में जिस तरह से लड़कियां, हमारी छात्राएं, छात्र जिस तरह से स्कूल जाते हैं, इसमें एक पूरा माहौल, शैक्षणिक माहौल बदल गया। और एक बहुत बड़ा कारण रहा जिसके कारण हमारे स्कूलों में खास करके छात्राएं आने लगी। हम ये सदन को बताना चाहेंगे, बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि इस पर एक अध्ययन किया गया, इम्पैक्ट स्टडी एक यूनाइटेड नेशंस के प्रोफेसर ने किया। और इस इम्पैक्ट स्टडी का फ़ायदा ये हुआ कि जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस में समर्पित की, यूनाइटेड नेशन ने सुनिश्चित किया कि ज़ाम्बिया और माले जैसे देशों में भी ये साइकिल योजना लागू की जाए, ताकि वहाँ के छात्राओं को विशेष करके फ़ायदा मिले। ये उपलब्धि है हमारे सरकार की जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। हम लोगों ने यह भी सुनिश्चित किया कि मध्याह्न भोजन समय पर और पौष्टिक तरीके का मध्याह्न भोजन बच्चों को मिले। ये कितने बड़ी चुनौती है आप इसी से समझ सकते हैं कि जिस दिन हमारा स्कूल चलता है, हम मध्याह्न भोजन करीब 1,03,00,000 बच्चों को देते हैं। ये खुद में एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन दूसरे सदन में, इस सदन में भी जब शिकायतें आई कई जगहों से, तो हम लोगों ने थर्ड पार्टी ऑडिट भी कराया है इन मध्याह्न भोजन का। और वैसी संस्थाएं जिन्होंने अच्छा काम नहीं किया, जहां शिकायतें हैं, उसको निलंबित भी किया है और उनके काम को हम लोगों ने अलग भी कर दिया है। पठन पाठन के लिए सरकार की ओर से हर साल जो हमारी जो किताबें हैं, कॉपियां हैं, और जो और भी जो चीज़ें आवश्यकताएं हैं वो हम देते रहे हैं लगातार। और पिछले साल भी हम लोगों ने करीब 1,11,00,000 बच्चों को हर सुविधा दी है और सुनिश्चित किया है कि उनके पठन पाठन के सामग्री में किसी तरह की कमी नहीं आए। ये ज़रूरी है महोदय कि जो हमारे शिक्षक हैं उनकी अच्छी तरीके से ट्रेनिंग हो, ताकि वो बच्चों को ठीक तरीके से शिक्षित कर सके। हमारा SCRT जो नोडल एजेंसी है, हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि हमारे जितने भी शिक्षक हैं कम से कम साल में 2 बार, एक सप्ताह के सरकार के पैसे के खर्च पर उनकी ट्रेनिंग की जाए, ताकि वो जाकर के बच्चों को सही तरीके से ट्रेन कर सके। और हम लोग अब तक लिए 3 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षण दे चुके हैं। हमारी जो परीक्षा की व्यवस्था है, हमारा जो परीक्षा लेने वाला बोर्ड है, उसमें आप देखेंगे कि बोर्ड ने जो परीक्षाएं ली हैं, पिछले बार मैट्रिक की परीक्षा और +2 के जो रिजल्ट्स आए वो सबसे पहले देश में आए। और इसी बोर्ड को प्रधानमंत्री के जो प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी मिल चुका है। यहाँ हम लोग टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि समय पर सबको रिजल्ट मिल सके, वो बच्चे आगे जा सके। जो कॉरपोरेशन है हमारा, बिहार स्टेट एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उसकी भी समय समय पर मैं खुद भी समीक्षा करता हूँ, ताकि जो भी मूलभूत आधारभूत संरचनाएं हैं जो स्कूल्स में होनी है, कॉलेजों में होनी है, उसको चाहे चारदीवारी हो, पेयजल हो, बेंच डेस्क हो, ये सब हम लोग करा रहे हैं। और ये सदन को मैं बताना चाहूँगा कि अब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के तरफ से ये अधिकार उनको नहीं है, ये अधिकार BSIDC को है, क्योंकि बहुत सारी शिकायतें मिली थी। और हम लोग ICT लैब भी बना रहे हैं, स्मार्ट क्लासेस भी बना रहे हैं, कई जगहों पर बनाया गया है। PM श्री, हम केंद्र सरकार को और माननीय प्रधानमंत्री को भी धन्यवाद इस सदन के माध्यम से देना चाहेंगे कि PM श्री स्कूल के तहत भी कई स्कूलों का जीर्णोद्धार हो रहा है, वहाँ पर टेक्नोलॉजी युक्त सभी सुविधाएं दी जा रही हैं।
और कॉलेजों में भी केंद्र सरकार का हमें मदद मिला है। इस तरीके से हम देखते हैं महोदय कि हमारी चुनौतियां बहुत हैं। 5,87,000 शिक्षक हैं, 1,03,00,000 बच्चों को मध्याह्न भोजन दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमें हर एक जगह डिग्री, हर एक ब्लॉक में डिग्री कॉलेज खुलना है, मॉडल स्कूल खुलना है। लेकिन इसके बावजूद भी जो सकारात्मक और पॉजिटिव इम्पैक्ट जो हम लोगों ने देखा है शिक्षा जगत में, जिसका जिक्र हम खास करके हम चाहेंगे कि हमारे विपक्ष के साथी सुनना चाहें, तो पहले जो ड्रॉप आउट की बात की जा रही थी, पहले 2005 का ये आंकड़ा है कि 12% बच्चे स्कूल के बाहर रहते थे, जो आज 1% से भी कम है। यह बिल्कुल ऑथेंटिक डाटा है। दूसरा, जो शिक्षकों की संख्या जो मैंने बता ही दिया कि पहले 1.5 लाख और आज 5,87,000 से ज़्यादा हैं। और विशेष करके जो छात्र और शिक्षक का अनुपात है, पहले 65 छात्र पर 1 शिक्षक थे और आज 29 पर 1 है, जो कि पूरे देश में सबसे अव्वल है। इसका मैं जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा। और ख़ास करके साक्षरता दर, जो महिलाओं का साक्षरता दर था, लिटरेसी रेट थी 2001 में, वो करीब 34% थी और 2023 में ये आंकड़ा बढ़ करके ये लिटरेसी का करीब 74% महिलाओं का बढ़ गया, जो कि महिला सशक्तिकरण में एक बहुत ही मजबूत कदम था। और इसका बहुत ही असर पड़ा, प्रजनन दर पर भी इसका असर पड़ा कि किस तरीके से प्रजनन दर भी हमारे कम हुए। महोदय, अन्य जगहों पर भी हम लोग सुविधाएं दी हैं। सैनिक स्कूल में भी डाइट बढ़ाए हैं और डाइट की राशि बढ़ाई है। उसी तरीके से अब केंद्रीय विद्यालय 72 हो गए, जिसमें केंद्र सरकार का सहयोग है। और किलकारी जैसी संस्थाएं भी हमारे यहाँ काम कर रही हैं, जहाँ बच्चों को फाइन आर्ट्स में, ड्रामा में, प्ले राइट में, उनका भी हम लोग सर्टिफिकेशन कर रहे हैं। और हम लोगों ने 19 संस्थाओं से, इसमें एनजीओज भी हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की है, ताकि हमारे बच्चों का करियर प्रोग्रेशन बेहतर हो सके। उच्च शिक्षा का जहाँ तक प्रश्न है महोदय, 7 निश्चय 2 में का ये भी अभिन्न अंग है। एक नए विभाग का गठन किया गया और अब विश्वविद्यालयों की संख्या 15 हो गई। पहले निजी विश्वविद्यालय नहीं के बराबर थे, आज 8 हैं। लेकिन 3 बातें मैं उच्च शिक्षा के बारे में ज़रूर कहना चाहूँगा। पहला, कि जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से शुरू हुआ, आज बगैर इंटरेस्ट के 4.5 लाख बच्चे इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज, IITs और विभिन्न संस्थानों में पढ़ रहे हैं। ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो ब्याज रहित है, इसका कोई दूसरा एग्जाम्पल पूरे देश में नहीं है। इसका हम जिक्र करना चाहेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर हम लोगों ने नियुक्तियाँ की हैं कमीशन से, और करीब 2500 से ज़्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर भी किए हैं। साथ ही साथ जो हमारे सेशंस लेट थे, अब मात्र 2 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिसका सेशंस कुछ समय से लेट है। हम माननीय राज्यपाल महोदय को भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनकी वजह से हम लोगों ने यहाँ भी सुधार किया है। जहाँ तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी और टेक्निकल एजुकेशन का प्रश्न है महोदय, पहले आप देख लें, पहले कोई इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय नहीं थे। आज एक इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय जिसके चांसलर माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। आज 38 वहाँ पर हमारी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं और 46 पॉलिटेक्निक्स हैं। इनका भी प्लेसमेंट्स बहुत अच्छा हो रहा है। वहाँ पढ़ाई ससमय हो रही है, ऑनलाइन परीक्षा भी वहाँ होती है। लेकिन इसके बारे में एक बात ज़रूर हम कहना चाहेंगे। देखिए, अभी दिल्ली में आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा असर हमारे जीवन पर और ख़ास करके पढ़ाइयों पर पड़ेगा। अभी दिल्ली में आर्टिफिशियल इम्पैक्ट समिट हो रहा है। हम लोगों ने भी जनवरी महीने में इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक से NASSCOM के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझौता किया है, ताकि हमारे बच्चों को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो सब्जेक्ट्स हैं उनके सिलेबस का हिस्सा बन जाए, और ये मुफ्त NASSCOM हम लोग को दे रहा है। तो उस प्रति भी हम लोग जागरूक हैं और जहाँ जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी हम लोग इसमें आगे कदम बढ़ाएंगे। हम लोगों ने भ्रष्टाचार के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है, और जिन लोगों ने गलत काम किया है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स की बार बार बात हो रही है,
तो उन लोगों पर हम लोगों ने विजिलेंस की भी कार्रवाई की है, जब बहुत सारे सस्पेंशन भी किए हैं, बर्खास्तगियाँ भी की हैं। और हमारे मेधावी जो छात्र हैं वो खास करके जो टीचर्स डे होते हैं या मेधावी छात्र दिवस होता है, उन लोगों को हम लोगों ने पुरस्कृत किया है ताकि उनका मनोबल बढ़े और वो आगे बढ़ सके। हम सभी सदस्यों से महोदय आप सभी को आमंत्रित करना चाहेंगे कि 22 मार्च से हम लोग का बिहार दिवस भी हो रहा है, उसमें सभी बहुत अच्छे भव्य तरीके से हम लोग मना रहे हैं, उसमें आप सभी आमंत्रित भी हैं, वो भी हमारे कार्यक्रम का एक हिस्सा है। और हम माननीय सभी को कहना चाहेंगे कि आर ड्रीम्स आर बिग एंड वी आर रियलाइजिंग आवर ड्रीम्स एज वेल, वी आर अचीविंग आवर टारगेट्स एज वेल। हमारे कदम मजबूत हैं और हमारी एनडीए सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के सशक्त नेतृत्व में एक निश्चित रूप से शिक्षित और विकसित बिहार के सपने को ज़रूर साकार करेगी। आप सभी ने हमारे बातों को सुना और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हम हमने अपनी बातों को रखा और उसका जो शेष बातें हैं उससे प्रोसीडिंग्स का हिस्सा बना लिया जाए, और साथ ही साथ जो अन्य विभाग हैं, उनके भी वक्तव्य को लिखित इसका प्रोसीडिंग का हिस्सा बनाते हुए मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय बिहार। धन्यवाद।